नमस्कार आप सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य की हमने जो सीरीज चला रखी है उसमें हम आज 5वां वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वीडियो जो हिंदी साहित्य से संबंधित चल रहे हैं ये सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। कुछ पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का समावेश भी इस वीडियो में किया गया है। तो हमने 3 काल पढ़ लिए थे, आज है चौथा काल आधुनिक काल। आधुनिक काल में आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु व द्विवेदी काल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1900 से 1984 विक्रमी संवत। ये माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और डॉक्टर नगेंद्र ने माना है 19वीं सदी के मध्य से वर्तमान तक। ये डॉक्टर नगेंद्र ने इसका समय माना है। आधुनिक काल में का अर्थ है मध्यकालीन मूल्यों से भिन्नता, और दूसरा इसका अर्थ है इहलौकिक दृष्टिकोण की स्वीकारोक्ति कि जिस प्रकार जैसे जैसे समय की गति चलती है तो समय की गति के साथ साथ जब मध्यकालीन मूल्य और रचना दृष्टि जड़ता और रूढ़िवादिता में फंसकर अपनी सृजनात्मक संभावनाओं से रिक्त होने लगी, तब परिवर्तन का जो नया क्रम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आरंभ हुआ उसे आधुनिक काल कहा जाता है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? गद्य काल, वर्तमान काल, नवीन विकास युग, नवीन चेतना का युग। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय क्या माना है? 1900 से 1984 विक्रमी संवत। वर्तमान काल जो कहा है ये कहा है मिश्र बंधुओं ने, और नवीन चेतना का जो युग कहा है ये कहा है हरीश चंद्र वर्मा ने, और जो नवीन विकास का युग कहा है वो कहा है श्याम सुंदर दास ने। आधुनिक काल में आधुनिकता से तात्पर्य, तो इसमें ऑप्शन ए है वर्तमान से भिन्नता, प्राचीन इहलौकिक दृष्टिकोण, प्राचीन काव्य रीति में नए विचारों को स्थान, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, प्राचीन काव्य रीति में नए विचारों को स्थान देना ही आधुनिकता है। वर्तमान काल से भिन्नता न होकर मध्यकाल से भिन्नता होता तब ये आधुनिकता का अर्थ हो जाता। प्राचीन इहलौकिक दृष्टिकोण न होकर नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण होता तब ये सही हो जाता। आधुनिक काल से संबंधित कथन है, ईश्वर के स्थान पर मानव की प्रतिष्ठा प्रस्तुत की गई है, या फिर अंधविश्वासों व रूढ़ियों के स्थान पर तर्क व वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रस्तुति की गई है, या फिर पारलौकिक दृष्टिकोण के स्थान पर इहलौकिक दृष्टिकोण की स्थापना की गई है, या फिर उपयुक्त सभी। तो आधुनिक काल से संबंधित ये जो तीनों कथन है ये क्या है? सही है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण काल की विशेषता नहीं है। पुनर्जागरण काल या फिर इसका दूसरा नाम है भारतेंदु काल। इस काल का समय 1857 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। तो इसकी कौन सी प्रवृत्ति
या विशेषता नहीं है, वो बतानी है। ऑप्शन ए है सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, बी है काव्य में नवीन विषयों का समावेश, सी है देश प्रेम व राष्ट्रीयता की भावना, डी है समस्या पूर्ति के अभाव। तो इसमें जो विशेषता नहीं है वो ऑप्शन डी, समस्या पूर्ति के इसमें अभाव नहीं है, बल्कि समस्या पूर्ति का इसमें भाव पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, जो पुनर्जागरण काल की प्रवृत्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, भारतेंदु युग से संबंधित लेखक नहीं है, कि भारतेंदु का जो काल है उसमें कौन सा ऐसा लेखक है जो भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। ठाकुर जगन मोहन, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, रामनरेश त्रिपाठी। तो इसमें जो रामनरेश त्रिपाठी है ये जागरण सुधार काल या द्विवेदी काल से संबंधित लेखक है, बाकी तीनों भारतेंदु युग से संबंधित लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग से संबंधित सत्य कथन नहीं है। कविता दरबारी संस्कृति से मुक्त होकर जनवादी दृष्टिकोण से जुड़ती है। शास्त्रीय छंदों के स्थान पर लोक छंदों में अभिव्यक्ति की गई है। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गद्य से प्रभावित है, या फिर हिंदी में पुनर्जागरण के अग्रदूत बाबू राधाकृष्ण दास को माना जाता है। तो इसमें जो सत्य कथन नहीं है वो ऑप्शन डी। इसमें हिंदी में पुनर्जागरण का अग्रदूत बाबू राधाकृष्ण दास को ना कहकर बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन इसके राइट है। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की संख्या कितनी मानी जाती है? 8, 9, 17, 35। तो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल 17 नाटक लिखे थे, जिनमें से 8 नाटक मौलिक माने जाते हैं और 9 नाटक अनुवादित माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र की पत्रिका, बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कवि वचन सुधा, इसका प्रकाशन कब किया गया था? 1850, 1868, 1873, 1874। सभी क्या हैं? ईस्वी में है सारे। इसमें ऑप्शन ए है 1850 ईस्वी। इस दिन भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म माना जाता है। 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन काशी से किया गया था। 1873 ईस्वी में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका, जिसका बाद में नाम रखा गया हरिश्चंद्र चंद्रिका, वो निकाली थी। 1874 ईस्वी में इन्होंने बाला बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन करवाया था। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, हरिश्चंद्र की नारी समस्याओं से संबंधित पत्रिका कौन सी है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधिनी, कालचक्र। तो इसमें जो कवि वचन सुधा पत्रिका ये 1868 में प्रकाशित भारतेंदु की प्रथम पत्रिका है। हरिश्चंद्र चंद्रिका जो है ये 1873 में बनारस से प्रकाशित पत्रिका है। इसमें खड़ी बोली हिंदी गद्य का आदर्श रूप इस पत्रिका में मिलता है। बाला बोधिनी जो पत्रिका है इसका प्रकाशन 1874 ईस्वी में किया गया था। बाला बोधिनी जो पत्रिका है यही क्या है? नारी समस्याओं से संबंधित पत्रिका है। कालचक्र जो पत्रिका है उसमें भारतेंदु जी ने कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली है, और जो यही कालचक्र पत्रिका है ये इतिहास संबंधी इनकी रचना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र द्वारा रचित अधूरा नाटक कौन सा है?
चंद्रावली नाटिका, प्रेम जोगिनी, वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती, सती प्रताप। तो इसमें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक माना जाता है वो है सती प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत नाटक चोर पंचाशिका के बंगला संस्करण का अनुवाद किस नाम से किया गया है? नील देवी, विद्या सुंदर, बादशाह दर्पण, नाटक। तो इसमें चोर पंचाशिका का बंगला संस्करण अनुवाद विद्या सुंदर नाम से किया गया है। नील देवी जो नाटक है ये 1881 में इनके द्वारा रचित। बादशाह दर्पण जो है वो एक ऐतिहासिक निबंध माना जाता है। नाटक जो है वो भारतेंदु द्वारा लिखा एक निबंध है। नाटक इसका क्या है? शीर्षक है। इस निबंध में भारतीय आलोचना विधा की आधारशिला इस निबंध को माना जाता है। नेक्स्ट है भारत दूरदर्शन नाटक से संबंधित विकल्प कौन सा है? ये भारतेंदु द्वारा रचित नाटक है। इसकी रचना 1880 ईस्वी में की गई थी। इसमें लिखा है हिंदी नई चाल में ढली है। ये कालचक्र में लिखा गया है। इसकी रचना एक रात में पूरी की गई थी। ये अंधेर नगरी से संबंधित है जिसमें 6 अंक थे और ये एक रात में पूरी की गई रचना थी। इसमें देशी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण अवस्था का वर्णन किया गया है। तो ये जो किया गया है ये विषय विस्मोत्सधम नाटक में किया गया है। इसमें देशी राजाओं के लिए राजसभ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित सत्य कथन नहीं है। फूलों का गुच्छा ब्रज भाषा में रचित इनका काव्य संग्रह। शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद इन्होंने दुर्लभ बंधु नाम से किया था। वल्लभ संप्रदाय में ये दीक्षित हुए और कृष्ण भक्ति से संबंधित ये पद लिखते थे। प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप व प्रेम फुलवारी इनकी पद्य से संबंधित रचनाएं हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन होगा। इसमें क्या गलती है कि फूलों का गुच्छा जो है वो ब्रज भाषा में नहीं बल्कि खड़ी बोली से संबंधित इनका काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रताप नारायण मिश्र से असंबंधित कथन कौन सा है? मानव के अंगों को शीर्षक देकर नाटकों की रचना की। समस्या पूर्ति के कारण इनको प्रसिद्धि मिली। नाटकों में अभिनय हेतु इन्होंने अपने पिता से आज्ञा लेकर मूछें मुंडवाई। हिंदी के एडिशन के रूप में इनको जाना जाता है। तो इसमें जो इनसे संबंधित गलत कथन है वो ऑप्शन ए। मानव के अंगों को शीर्षक देकर इन्होंने नाटकों की नहीं बल्कि निबंधों की रचना की थी। बाकी तीनों ऑप्शन इनसे संबंधित है। नेक्स्ट है मन की लहर से संबंधित गलत उक्ति नहीं है। मतलब मन की लहर से संबंधित सही उक्ति इसमें कौन सी है? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। 8 माह बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विद्वन की। पढ़ी कमाए किन्हों कहा हरे न देश कलेश। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। तो इसमें जो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान है ये इनका प्रसिद्ध नारा है। 8 माह बीते जजमान ये इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका में चंदा मांगने हेतु लिखी थी। कौन करे जो ये मन की लहर से संबंधित उक्ति है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रताप नारायण मिश्र की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? प्रेम पुष्पावली, लोकोक्ति शतक, तृप्यांतम, आनंद अरुणोदय।
तो इसमें जो प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन ए डी। आनंद अरुणोदय जो रचना है ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचना इनमें से कौन सी है? जीर्ण जनपद, धोखा, हार्दिक हर्षादर्श, वर्षा बिंदु, अलौकिक लीला, पीयूष प्रवाह, समझदार की मौत, नारी। जीर्ण जनपद तो बद्री नारायण की रचना है, परंतु धोखा जो रचना है वो प्रताप नारायण मिश्र की है। अलौकिक लीला बद्री नारायण की रचना है और जो पीयूष प्रवाह है ये अंबिका दत्त व्यास द्वारा संपादित पत्रिका है। समझदार की मौत और नारी दोनों प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित रचनाएं हैं। हार्दिक हर्षादर्श व वर्षा बिंदु ये दोनों बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन से संबंधित रचनाएं हैं। नेक्स्ट है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन से संबंधित असत्य कथन नहीं है। असत्य कथन नहीं है मतलब सत्य कथन कौन सा है? मतलब कि इनसे से संबंधित जो सत्य कथन है वो बताना है। उर्दू में अब्र नाम से लेखन कार्य करते थे। नागरी नीरद मासिक तथा आनंद कादम्बनी साप्ताहिक पत्रिकाएं थी। लावणी व कजली अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया था। अंग्रेजों द्वारा काला कहने पर इन्होंने कहा था कि अचरज होते तुम सब गोरे बाजत कारे, कि अंग्रेजों ने इनको काला कहने पर कहा था, तब इन्होंने ये उक्ति कही थी। तो इसमें जो सत्य कथन है वो ऑप्शन है ए। उर्दू में ये अब्र नाम से लेखन कार्य करते थे। अब्र का अर्थ होता है बादल। नागरी नीरद जो है ये एक साप्ताहिक पत्रिका है। आनंद कादम्बनी जो है वो एक मासिक पत्रिका है। इसमें ये गलती है। लावणी व कजली अलंकार नहीं है बल्कि क्या है, छंद है। अंग्रेजों द्वारा इनको काला कहने पर नहीं कहा ये कहा था दादा भाई नौरोजी को अंग्रेजों ने काला कहा, तब इन्होंने ये उक्ति कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट से संबंधित सत्य कथन नहीं है। भारतेंदु युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार ये माने जाते हैं। इनको हिंदी का स्टील भी कहा जाता है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान 1 सुजान, हिंदी प्रदीप इनके प्रमुख उपन्यास हैं। राजा और प्रजा, कृषकों की दुरावस्था, देवताओं से हमारी बातचीत इनके प्रमुख निबंध माने जाते हैं। कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह इनके प्रमुख नाटक माने जाते हैं। तो इसमें जो गलत कथन है वो कौन सा है, वो ऑप्शन है बी। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान ये दोनों तो इनके उपन्यास हैं, मगर जो हिंदी प्रदीप है ये इनका उपन्यास ना होकर इनकी एक पत्रिका है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है अंबिका दत्त व्यास का खड़ी बोली में रचित अपूर्ण प्रबंध काव्य कौन सा है? सुकवि सतसई, पावन पचासा, कंसवध, होरी, भारत सौभाग्य, बिहारी विहार। सुकवि सतसई, पावन पचासा इनकी रचनाएं हैं। होरी इनकी रचना, भारत सौभाग्य जो है वो इनका नाटक है। बिहारी विहार नाम से इन्होंने बिहारी सतसई पर टीका लिखी थी। अपूर्ण प्रबंध काव्य है वो है कंस वध, ऑप्शन 20 का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जागरण सुधार काल की विशेषता नहीं है। जागरण सुधार काल का दूसरा नाम है द्विवेदी काल। इसका समय 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। अतीत के माध्यम से वर्तमान की समस्याओं को प्रस्तुत करना, उपेक्षित नारी पात्रों को काव्य में प्रतिष्ठा देना, इतिवृत्तात्मकता या अभिधात्मकता, मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रस्तुति। तो इसमें जो विशेषता नहीं है वो ऑप्शन
ए, अतीत के माध्यम से वर्तमान की समस्याओं को प्रस्तुत करना इनकी विशेषता नहीं है, बल्कि उनका समाधान करना इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है ठाकुर जगन मोहन सिंह द्वारा रचित उपन्यास है। श्यामा सौपन, श्यामा सरोजनी, श्यामलता, देवयानी। तो श्यामा सौपन जो है वो इनका प्रमुख उपन्यास है, बाकी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है राधा कृष्ण दास द्वारा रचित रचना नहीं है। भारत बारहमासा, देश दशा, प्रेम संपत्ति लता, जुबिली। इसमें प्रेम संपत्ति लता जो है वो ठाकुर जगमोहन सिंह से संबंधित रचना है। ठाकुर जगमोहन सिंह और राधा कृष्ण दास दोनों भारतीय हिंदू युग से संबंधित रचनाकार हैं। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? 1900 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1920 ईस्वी। 1900 ईस्वी में इसकी जो सरस्वती पत्रिका इसकी स्थापना होती है इंडियन प्रेस प्रयाग इलाहाबाद से। 1902 में इसके जो प्रारंभिक संपादक बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं श्याम सुंदर दास। फिर 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बनते हैं, जो 1903 से लेकर 1920 तक रहते हैं। 1920 में इसके संपादक बनाए जाते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो संपादक थे 1920 में बने थे। कार्तिक प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर, चिंतामणि घोष। जगन्नाथ दास रत्नाकर, कार्तिक प्रसाद खत्री और राधा कृष्ण दास, किशोरी दास गोस्वामी और श्याम सुंदर दास ये इनके आरंभिक संपादक मंडल के सदस्य थे, मगर इसके प्रकाशक जो थे वो थे चिंतामणि घोष। ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध नहीं है। रसज्ञ रंजन, संपत्ति शास्त्र, साहित्य शिखर, अबला विलाप। रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, संपत्ति शास्त्र ये इनके द्वारा रचित निबंध है। अबला विलाप जो है ये वो इनकी काव्य से संबंधित करती है। संपत्ति शास्त्र में अर्थशास्त्र से संबंधित बातें की गई है। ये संपत्ति शास्त्र जो है ये तत्कालीन युग के राजनीतिक आर्थिक यथार्थ को इसमें प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित खंड काव्य नहीं है। इसमें 3 खंड काव्य हैं, 1 खंड काव्य नहीं है। मिलन, पथिक, मानसी, सौपन। तो इनमें जो मिलन होता है वो होता है 1917 में। राम नरेश त्रिपाठी का मिलन 1917 में। फिर चलते हैं तो रास्ते में इनको पथिक मिलते हैं। पथिक से ये मिलते हैं 1920 ईस्वी में। फिर इनको रास्ते में मान से मिलती है जो मिलती है 1927 को। फिर इनका सौपन टूटता है 1929 ईस्वी को। तो ये इनकी रचनाओं का क्रम है। मगर क्वेश्चन में पूछा है कि खंड काव्य से संबंधित रचना नहीं है, तो मानसी जो है वो इनके फुटकल रचनाओं का एक संग्रह माना जाता है, ना कि एक खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित सत्य कथन नहीं है। इनके निबंध या साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना गया है। इनका मूल नाम महावीर शाह था तथा कन्या कुब्ज इनके काव्य से संबंधित रचना है। इनका जन्म 1864 को रायबरेली यूपी में होता है और मृत्यु 1938 ईस्वी को होती है। ये भुजंग भूषण भट्टाचार्य छद्म नाम से महिला मोद पत्रिका में काव्य रचनाएं करते थे। जो महिला मोद पत्रिका है इसमें इन्होंने जो इनका एक निबंध था पढ़े लिखों का
पंडित थे। वो पहले सरस्वती पत्रिका में छपा था, बाद में महिला मोद पत्रिका में इसका प्रकाशन करवाया गया था। ऑप्शन डी इसका गलत होगा। ये भुजंग भूषण भट्टाचार्य छद्म नाम से महिला मोद में नहीं बल्कि सरस्वती पत्रिका में रचनाएं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनरेश त्रिपाठी से संबंधित गलत कथन कौन सा है? वानर नामक बाल पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए की रचना इन्होंने सेठ रामवल्लभ नेवारिया के यहाँ की थी। कविताओं का संकलन कविता कौमुदी नाम से 5 भागों में किया। सुभद्रा व जयंत इनके प्रमुख नाटक माने जाते हैं। तो इसमें जो गलत है वो ऑप्शन सी है। कविता कौमुदी के 5 नहीं बल्कि 8 भागों में इनकी कविताओं का संकलन किया गया है, जिसका जो प्रथम भाग है वो ग्राम गीत है। इस ग्राम गीत में लोकगीतों का संग्रह देखने को मिलता है। और ये जो नेवारिया है, रामवल्लभ नेवारिया, ये जयपुर रियासत से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य कौन सा है? पद्य प्रसून, चुपते चौपदे, वैदेही वनवास, रस कलश। वैदेही वनवास और रस कलश इनकी 1940 ईस्वी में रचित रचनाएं हैं। चुपते चौपदे जो है वो 1932 से संबंधित रचना है। इसमें पूछा है ब्रज भाषा से संबंधित रचना है, वो है रस कलश। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। रस कलश जो रचना, इसका महत्व आधुनिक युग के अनुकूल नवीन नायिका भेद आदि लाने के लिए इसकी रचना की गई थी। रस कलश में कहा गया कि पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, समाज सेविका, ये इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की हर्मिट रचना का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया है? श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की कई रचनाओं का अनुवाद हिंदी में किया है। एक श्रांत पथिक, उज्जड़ ग्राम, एकांतवासी योगी या गुणवंत हेमंत। गुणवंत हेमंत जो है ये इनकी प्रथम कविता मानी जाती है जो खड़ी बोली में रचित है। एक श्रांत पथिक अनुवाद जो किया था वो द ट्रेवलर रचना का किया था। उज्जड़ ग्राम जो अनुवाद किया था वो द डिटर्जेंट विलेज का किया था। हर्मिट का किया था एकांतवासी योगी। नेक्स्ट है, हरिऔध से संबंधित सत्य कथन नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसकी रचना 1914 में की गई थी। चोखे चौपदे का आरंभिक नाम बद्रांगना विलाप माना जाता है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है में वियोग वात्सल्य का वर्णन मिलता है। दिवस का अवसान समीप था में प्रकृति का आलम्बन रूप से चित्रण किया गया है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो गलत है। चोखे चौपदे का आरंभिक नाम बद्रांगना विलाप नहीं था, बल्कि ये प्रिय प्रवास का प्रारंभिक नाम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन नहीं है, मतलब सही कथन है। पारिजात रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। हरिऔध को बाल साहित्य का जनक माना जाता है। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक माने जाते हैं। भारतोत्थान, वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, महावीर प्रसाद से संबंधित लेख है। तो इसमें जो राइट कथन है वो है ऑप्शन सी। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक माने जाते हैं। इनको प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करने वाला कवि भी माना जाता है। पारिजात जो रचना है ये 1937 में रचित की गई थी। ये रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है, बल्कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। हरिऔध को बाल साहित्य का जनक नहीं कहा जाता, बल्कि रामनरेश त्रिपाठी को बाल साहित्य का जनक कहा जाता है। भारतोत्थान, वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के
लेख नहीं है, ये श्रीधर पाठक द्वारा रचित रचनाएं हैं। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना मानी जाती है। रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी। रंग में भंग 1909 में रचित है। जयद्रथ वध 1910 की रचना है। भारत भारती 1912 की रचना है। पंचवटी 1925 की रचना है। तो सबसे पहली रचना है रंग में भंग। मैथिली शरण का चैतन्य महाप्रभु की पत्नी से संबंधित काव्य कौन सा है? साकेत, यशोधरा, जय भारत, विष्णु प्रिया। साकेत जो काव्य है उसमें कुल 12 सर्ग हैं। ये उर्मिला से संबंधित है। यशोधरा जो है वो बुद्ध की पत्नी से संबंधित रचना है। विष्णु प्रिया जो है वो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी से संबंधित काव्य है। जय भारत जो है वो महाभारत की कथा को लेकर रचा गया वृद्ध महाकाव्य माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त का मातृभूमि के प्रति भाव प्रकट करने वाली उक्ति कौन सी है? करते तुलसी भी कैसे मानस नाद, महावीर का जो न मिला होता प्रसाद। ये गुरु से संबंधित उक्ति है। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है नीर। ये यशोधरा से संबंधित उक्ति है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये भी यशोधरा से संबंधित उक्ति है। मातृभूमि से संबंधित उक्ति है। करते अभिषेक प्रयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तो सत्य ही सगुणमूर्ति सर्वेश की। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त की कार्ल मार्क्स की बेटी पर रचित कविता कौन सी है? वैश्योपकारक, द्वापर, तिलोत्तमा, जैनी। वैश्योपकारक जो पत्रिका है उसमें गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं प्रकाशित होती थी। द्वापर उनका खंड काव्य माना जाता है। तिलोत्तमा जो है वो इनका नाटक है। इसका राइट ऑप्शन है जैनी। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं हैं किसान, चंद्रहास, अनग। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। नाथुराम शर्मा शंकर का उपनाम नहीं है। नाथुराम शर्मा शंकर जो हैं वो द्विवेदी युगीन लेखक हैं। इनको कई उपनामों से पुकारा गया है। उनमें से कौन सा उपनाम नहीं है? कविता कामिनी कांत, रसिकेंद्र, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर। तो इनमें से नाथुराम शर्मा शंकर का उपनाम जो नहीं है वो है रसिकेंद्र। तो फिर रसिकेंद्र नाम से कौन रचनाएं करता था? रसिकेंद्र नाम से रचनाएं मैथिली शरण गुप्त करते थे। वो ब्रज भाषा में इसी नाम से रचनाएं करते थे। नेक्स्ट है 39। राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा रचित कौन सी रचना है? गरबंडा रहस्य, अनुराग रत्न, स्वदेशी कुंडल, शंकर सरोज। तो इसमें 4 रचनाएं दे रखी हैं। इनमें से एक रचना ही राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा रचित है, तो वो है स्वदेशी कुंडल। बाकी तीनों रचनाएं जो हैं वो नाथुराम शर्मा शंकर द्वारा रचित रचनाएं। ये तीनों किसकी हैं? नाथुराम शर्मा शंकर की। गया प्रसाद शुक्ल द्वारा रचित रचनाएं कौन सी हैं? कृषक क्रंदन, करुणा कदम्बिनी, सुकवी, त्रिशूल, स्नेही या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है कृषक क्रंदन व करुणा कादम्बिनी। सुकवी जो पत्रिका उसके ये संपादक थे तथा जो राष्ट्रीय भावना की जो कविताएं वो त्रिशूल उपनाम से रचते थे और जो श्रृंगार संबंधी जो रचनाएं वो स्नेही नाम से ये रचते थे। ये दोनों इनके उपनाम हैं। सत्यनारायण कविरत्न का काव्य संग्रह कौन सा है? हिंडोला, गंगावतरण, हृदय तरंग, बिहारी रत्नाकर। तो हृदय तरंग इनका काव्य संग्रह। बाकी तीनों जो रचनाएं हैं वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। बाल मुकुंद गुप्त से संबंधित सत्य कथन नहीं है। बाल मुकुंद गुप्त जो है इन्होंने
अखबार चुनार, उर्दू पत्रिका और भारत मित्र पत्रों का संपादन किया था। व्याकरण की दृष्टि से ये महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। अब इनसे संबंधित जो गलत कथन है वो बताना है। द्विवेदी व छहवाद को कड़ी के रूप में जोड़ने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। द्विवेदी युग में जनवादी व प्रगतिवादी धारा का काव्य लिखने वाले एकमात्र कवि माने जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को जब झूठा कहा गया तब इन्होंने झूठ शब्द को लेकर एक पूरी कविता रच डाली। काव्य में किसानों की दुर्दशा व धनिकों की निष्ठुरता का वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। तो इनका जो गलत कथन है वह ऑप्शन है ए। ये द्विवेदी व छायावाद युग को कड़ी के रूप में जोड़ने वाले नहीं थे, बल्कि भारतेंदु व द्विवेदी युगीन को जोड़ने वाले कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को माना जाता है प्रथम राष्ट्र कवि, धैर्य का कवि, अनल कवि या उपयुक्त सभी। प्रथम राष्ट्र कवि तो माना जाता है मैथिली शरण गुप्त को। इनको माना जाता है सेकेंड राष्ट्र कवि या द्वितीय राष्ट्र कवि। धैर्य का कवि इनको नहीं माना जाता, इनको माना जाता है अधैर्य का कवि। अधैर्य का कवि इनको कहा जाता है। अनल कवि भी इनको कहा जाता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन है सी। D.H. लॉरेंस की 70 कविताओं का हिंदी अनुवाद रामधारी सिंह दिनकर ने किस नाम से किया है? सीपी और शंख, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, आत्मा की आंखें। तो रामधारी सिंह दिनकर ने जो हिंदी अनुवाद किया है वो किया है आत्मा की आंखों नाम से। सीपी और शंख, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, ये रामधारी सिंह दिनकर की पद्य से संबंधित रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और 1959 को 59 को इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार, परशुराम की प्रतिज्ञा। तो इनमें से कौन सी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? वो मिला था उर्वशी रचना को। कब? 1972 में। संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1959 को। हुंकार और परशुराम की प्रतिज्ञा, परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनकी पद्य से संबंधित रचनाएं हैं। परशुराम की प्रतीक्षा में भारत व चीन के युद्ध को इसमें वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की जो कुरुक्षेत्र रचना है उससे संबंधित गलत कथन कौन सा है? यह है 7 सर्गों में विभाजित है और 1946 को इसकी रचना की गई थी। युधिष्ठिर को अहिंसा का प्रतीक, भीष्म को नीति का प्रतीक और कुरुक्षेत्र को युद्ध का प्रतीक माना गया। वह कौन रोता है वहाँ, प्रथम सर्ग की उक्ति है। यह घटना प्रधान रचना है। यह एक घटना प्रधान रचना न होकर ये एक विचार प्रधान रचना मानी जाती है। इसको विचार प्रधान रचना कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना नहीं है? द्वंद्व गीत, रेणुका, रश्मिरथी, युगचारण। रश्मिरथी जो रचना है इसमें अवसरों की समानता पर बल दिया गया। ये कुंती पुत्र कर्ण की कथा इसमें वर्णित है। युगचारण जो रचना है ये माखन दिनकर की ना होकर माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? माखनलाल चतुर्वेदी को इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। पुष्प की अभिलाषा,
हेमतरंगिणी वेणुलो गुंजेधरा साहित्य देवता। साहित्य देवता नाम से इनका निबंध है। बाकी तीनों जो रचनाएं हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी की हैं, मगर हेमतरंगिणी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी रचना है? बापू, रसवंती, नीम के पत्ते, हिमकिरीटनी। तो इनमें से 3 रचनाएं तो हैं रामधारी सिंह दिनकर की और एक रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। वो कौन सी है? वो है हिमकिरीटनी। माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित पत्रिका कौन सी नहीं है? प्रभा, प्रताप, समर्पण, क्रमवीर। तो इनमें से जो समर्पण है वो इनकी रचना है, ना कि पत्रिका। बाकी तीनों इनकी पत्रिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। बालकृष्ण वर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा है ये, ना कि वर्मा। बालकृष्ण शर्मा नवीन से संबंधित रचना नहीं है। बिखरे मोती, कुमकुम, रश्मि रेखा, हम विस्पाई जन्म के। कुमकुम जो रचना है वो इनकी प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। ये 1939 में प्रकाशित किया गया था। इनकी जो रचना नहीं है वो है बिखरे मोती। बिखरे मोती जो है वो एक कहानी है जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता कौन सी है? उन्मादिनी, त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी। उन्मादिनी जो है वो उनका कहानी संग्रह है। त्रिधारा, मुकुल इनके काव्य संग्रह है। इनकी जो कविता है वो है झांसी की रानी। ये झांसी की रानी जो कविता है ये मुकुल काव्य संग्रह में से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? जोहर, हल्दी घाटी, कुआसी, कृष्णार्जुन युद्ध। जोहर जो है ये श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित एक खंड काव्य है, ना कि महाकाव्य। हल्दी घाटी इनका एक महाकाव्य है जो 17 सर्गों में रचित है। कुआसी जो है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। कृष्णार्जुन युद्ध जो नाटक है ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कौन सी रचना इनमें से है? कौन सी रचना इनके द्वारा रचित है? समाधि, माता, ऐपलक या उपयुक्त सभी। समाधि जो कविता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। माता जो रचना है इसके रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ऐपलक रचना के रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित राष्ट्रीय कहानी कौन सी है? सीधे साधे चित्र, मेरा नया बचपन, कदम का पेड़, पापी पेट। ये चारों रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है, मगर इनमें से जो राष्ट्रीय कहानी है वो है पापी पेट, जो इनकी प्रसिद्ध राष्ट्रीय कहानी है। सीधे साधे चित्र इनकी कहानी है। मेरा नया बचपन और कदम का पेड़ इनकी पारिवारिक रचनाएं हैं। एक भारतीय आत्मा के रूप में किस कवि को जाना जाता है? हरिऔध को, माखनलाल चतुर्वेदी को, मैथिली शरण गुप्त को, रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को अनल कवि के रूप में जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है और अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔध के नाम से जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र
का नायक कौन है? युधिष्ठिर, भीष्म, युद्ध या युधिष्ठिर व भीष्म दोनों। युधिष्ठिर को अहिंसा का प्रतीक माना गया है। भीष्म को न्याय और नीति और वीरता का प्रतीक माना गया है। युद्ध को कुरुक्षेत्र को युद्ध का प्रतीक माना गया है और इसका जो नायक है वो भी युद्ध को ही माना जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमिका में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कि युद्ध एक निंदित एवं क्रूर कर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र के संपर्क में आने के बाद ब्राह्मण पत्रिका में रचनाएं छपने लगी। किस कवि की रचनाएं ब्राह्मण पत्रिका में छपने लगी थी? गया प्रसाद शुक्ल की, नाथुराम शर्मा की, राय देवी प्रसाद की, श्रीधर पाठक की। तो इसमें जिसकी रचनाएं ब्राह्मण पत्रिका में छपने लगी थी वो थे नाथुराम शर्मा शंकर। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है गरबंडा रहस्य, उसमें विधवाओं की दुर्दशा व धार्मिक मठों पर हुए अनाचार का चित्रण इसकी रचना में किया गया है। श्रीधर पाठक को प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करने वाला कवि माना जाता है। राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल, ये इनके अन्य ऑप्शन है। माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित कौन सी रचना इनमें शामिल है? विवाह की समस्याएं, कैदी और कोकिल, शुद्ध कविता खोज या उपयुक्त सभी। तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी रचना है? वो है कैदी और कोकिल। विवाह की समस्याएं, शुद्ध कविता की खोज, ये दोनों रचनाएं दिनकर द्वारा रचित हैं जो गद्य में लिखी हुई है। अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की त्रय में शामिल कवि नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, मैथिली शरण गुप्त। तो इनमें 3 कवि तो इस धारा में शामिल हैं, मगर जो शामिल नहीं है वो है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। रामधारी सिंह दिनकर की जो उर्वशी रचना है उसका विषय कामाध्यात्म माना जाता है। इसमें नारी पुरुषों के सनातन जो काम संबंध है उनकी अभिव्यक्ति इनकी उर्वशी रचना में देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो में भारतेंदु और द्विवेदी युग समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं छायावादी क्वेश्चन आंसरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।